हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुजीत कुमार स्तंभ क्लासेज को। आज फिर से नेक्स्ट वीडियो लेकर के आ गए हैं। आप अगर रेगुलर क्लासेज देखते होंगे तो आप जानते हैं कि रात के 9 बजे प्रतिदिन 10th क्लास का सोशल साइंस का प्रैक्टिस क्वेश्चन होता है और जिसमें सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन करवाई जाती है। ठीक है, जो सब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चन रहती है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी रहती है और ये प्रत्येक चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करवाई जा रही है ना। तैयारी अभी से ही स्टार्ट करवा दे रहे हैं ताकि आने वाले समय में कुछ भी दिक्कत ना हो, एग्जाम में बैठे और सारा का सारा क्वेश्चन आसान लगने लगे। ठीक है, इसलिए देख रहे हैं एक चैप्टर से विभिन्न किताबों से मैं प्रैक्टिस करवाते जा रहा हूँ। ठीक है ना, देखिए आज जो है ना यह लेसन 1 का ही चौथा क्लास है। ठीक है ना, और प्रत्येक क्लास में एक एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर होगा। इस बार मैंने इस वीडियो में 2 सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर मैंने लाया है। ठीक है ना, तो आप जरूर वीडियो को देखें, देखना ना भूलें। ठीक है ना, वीडियो आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक कर दें और इस चैनल पर अगर नया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है ना, और शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास बुलाइए। ठीक है ना, शेयर का ऑप्शन होगा, शेयर पर टिपिएगा तो आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है ना, और अपने दोस्तों को बुलाइए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करके। ठीक है, तो ज्यादा देर ना करते हुए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 1 है। देखिए, यंग यूरोप की स्थापना कब हुई थी, जल्दी से बताइएगा। यंग यूरोप में राष्ट्रवाद यूरोप में राष्ट्रवाद है क्वेश्चन। यंग यूरोप की स्थापना कब हुई थी, जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए। 1928 ईस्वी में हुआ, 1929 ईस्वी में, 1930 ईस्वी में, 1931 ईस्वी में, तो कब हुआ? इसका सही जवाब है यंग यूरोप की जो स्थापना हुआ था 1900 में कैसे होगा यार, 1834 ईस्वी में हुआ था। यंग यूरोप की स्थापना 1834 में हुआ। 1834 कहीं ऑप्शन नहीं है, ये पेपर है, इस पेपर का डिब्बा है। बुक में तो बिल्कुल गलत दिया यार। ये कौन सा है यार, देख लीजिए। एग्जामिनेशन गाइड लिखा है, स्पेसिमेन कॉपी एमबीडी। बतलाओ क्या गलती दिया यार ऑप्शन भी। कम से कम 1900 में दिया था तो कम से कम 34 रहना चाहिए था। देखो तो वो नहीं है, मानना कि मिस्टेक होता है। तो देखिए भाई, यंग यूरोप की जो स्थापना हुआ था 1834 ईस्वी में हुआ था, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, ऑप्शन तो दिया नहीं है, 1834 ईस्वी होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन का जवाब देंगे, यंग इटली की स्थापना किसने किया था, जल्दी से जवाब दीजिएगा। यंग इटली की स्थापना किसने की? तो यंग इटली की स्थापना मेडिनी ने की थी, बिस्मार्क ने थी, कांटकावर ने की थी, गैरिबाल्डी ने की। जल्दी से बतलाइए। ऑप्शन जल्दी कमेंट कीजिए। यंग इटली की स्थापना किसने किया, मेडिनी ने, बिस्मार्क ने, कांटकावर ने या गैरिबाल्डी ने? तो यंग इटली की जो स्थापना किए थे ना, वह किए थे मेजनी ने। मेजनी ने यंग इटली की भी स्थापना किया, मेजनी ने यंग यूरोप की भी स्थापना किया और यंग इटली की स्थापना 1831 ईस्वी में किया और यंग यूरोप की स्थापना 1834 ईस्वी में की, है कि नहीं? तो इस तरह की बातें थी। यंग यूरोप के संस्थापक कौन थे? तो मेजनी थे। ठीक है ना, यंग इटली की स्थापना किसने किया? मेजनी ने। यंग यूरोप की स्थापना किसने किया? मेजनी। चौथा नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए, इटली में राष्ट्रवाद का जन्मदाता कौन था? इटली में बताइए राष्ट्रवाद का जन्मदाता कौन? मेटरनिक था, मेजनी था, नेपोलियन था, गैरिबाल्डी था। तो इटली में राष्ट्रवाद का जन्मदाता कौन था, जल्दी से बताइए। इटली में राष्ट्रवाद का जन्मदाता कौन था? मेटरनिक, मेजनी, नेपोलियन, गैरिबाल्डी। तो इसका सही जवाब है इटली में राष्ट्रवाद का जो जन्मदाता था वह था नेपोलियन। मतलब चौथा का सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। ठीक है ना, पांचवा नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए, इटलीकरण का मसीहा किसको कहा जाता है? मतलब इटलीकरण का मसीहा किसको कहा जाता है? अभी बतलाइए, कितना अच्छा प्रैक्टिस हो जा रहा है। सबसे पहले तो क्लास में कोई चैप्टर का लेक्चर देकर पढ़ा देते रहे हैं। ठीक है ना, पढ़ाने के उसके बाद उपरांत जैसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है 1 लीनियर क्वेश्चंस जैसे ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं
वो भी लिखवा दिया जाता है, उसमें भी याद हो जाएगा। फिर सब्जेक्टिव भी लिखवा दिया जाता है, ठीक है ना, उससे भी याद हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्वेश्चन बुक का करवा दिया गया। उसके बाद आप देख रहे हैं कि ऑनलाइन कराए क्लास आपकी प्रैक्टिस करने के लिए ले आ रहा हूँ, है ना। और प्रत्येक लेसन का 4 वीडियो लेकर आ रहा हूँ, है ना, 3 वीडियो 4 वीडियो 5 वीडियो, है ना, लेकर आ रहे हैं। और प्रत्येक बुक से जितने भी 1000 में बुक रहते हैं सबसे लेकर के आ रहा हूँ, आपको दिखा ही रहा हूँ। अब बताइए कितना बार बार प्रैक्टिस होगा। और उसके बाद मंडे को टेस्ट हो जाता है। तो बताइए इस तरह से काम किया जाता है, ठीक है ना, स्तंभ क्लासेज कोचिंग वो। तो इतना मैंने मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, क्यों कर रहा हूँ, ठीक है ना, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा अच्छा से अच्छा रिजल्ट ला सके, ठीक है। तो अब देखिए इटली के तलवार किसको कहा जाता है, ये कहा जाता है गैरिबाल्डी कहा जाता है, ठीक है। इटली की तलवार किसको कहा जाता है, गैरिबाल्डी को। 5वां क्वेश्चन, इटली के करण का मसीहा कौन था। तो इटली के करण का मसीहा कौन था, मेजनी था। और इटली के करण का तलवार किसको कहा जाता है, इटली के करण का तलवार कहा जाता है गैरिबाल्डी को कहा जाता है। लाल कुर्ते गठन भी किसने किया, गैरिबाल्डी ने। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था, नाविक था। गैरिबाल्डी की जीवनी किसने लिखी, लाला लाजपत राय ने, ठीक है ना। मेजनी ने क्या किया, 1831 ईस्वी में इटली की स्थापना किया। 1834 में क्या किया, एयर गिरोह की स्थापना की, ठीक है ना। मतलब किसका सदस्य था, कार्बोनरी का सदस्य था, ये ध्यान रखिएगा। इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आता है। तो ए ऑप्शन है उत्तरी अमेरिका, बी ऑप्शन है दक्षिणी अमेरिका, सी ऑप्शन है यूरोप, डी ऑप्शन है पश्चिमी एशिया। तो इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं, इसका सही जवाब है यूरोप, मतलब 7वां का हो जाएगा सी ऑप्शन। और अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था। तो ऑप्शन आपके पास है काउंट काबू, बिस्मार्क, गैरिबाल्डी, मेजनी। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या है। देखिए इस क्वेश्चन का लेंथ इतना ज्यादा था जिसकी वजह से आंसर भी साथ में आ गया है, नहीं तो अगर नहीं लेंथ रहता तो क्या रहता। इस तरीके से हम क्वेश्चन को कटिंग करते हैं, है कि नहीं, क्या हो रही थी, जैसे मैंने इस पेज वाला किया था, ठीक है ना, तो मजबूरी थी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 2021 से भी क्वेश्चन पूछी गई है, लगता है यार एनुअल एग्जाम में लिखा भी है कि नहीं जी। तो जर्मनी एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बिस्मार्क। तो 8वां क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही। 9वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन बताइएगा। 9वां नंबर क्वेश्चन के क्या सही उत्तर होगा। मेजनी होगा। जर्मनी एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था, मेजनी, गैरिबाल्डी, लेनिन, बिस्मार्क। तो जर्मनी एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था, तो बिस्मार्क था। तो 9 का हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है ना। जर्मनी एकीकरण के प्रमुख वास्तुकार कौन था, बिस्मार्क। बिस्मार्क ने क्या किया, रक्तम लौह की नीति का अवलंबन किया था बिस्मार्क। बिस्मार्क क्या था, दुनिया का सबसे बड़ा कूटनीतिज्ञ के रूप में जाना जाता है, ठीक है ना। बिस्मार्क ने युद्ध लड़ी, परसा का युद्ध लड़ा, क्या बोलते हैं, सेडोवा का युद्ध लड़ा, सेडोन का युद्ध लड़ा। 1866 ईस्वी में युद्ध लड़ा, फिर 1870 में लड़ा। सेडोवा का युद्ध 1866 में लड़ा, सेडोन का युद्ध 1870 में लड़ा। 1866 ईस्वी में किसके बीच लगा, मतलब कि परसा के तो खुद चांसलर था, तो परसा और ऑस्ट्रिया के बीच। और सेडोन के युद्ध परसा और फ्रांस के बीच युद्ध लड़ा, दोनों में क्या हुआ, विजय प्राप्त की। और इस तरह से 1871 ईस्वी के फ्रैंकफर्ट के संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण हुआ। जर्मनी एकीकरण का पूरा हुआ 1871 ईस्वी में पूरा। इटली एकीकरण का पूरा हुआ 1871 ईस्वी में पूरा हुआ, ठीक है ना। अगला नंबर क्वेश्चन का आप लोग सही जवाब देंगे। इटली और जर्मनी एकीकरण में के विरुद्ध में कौन देश था। इटली और जर्मनी को एकीकरण नहीं होने देना कौन नहीं चाहता था, बताइए। ऑप्शन है इंग्लैंड, रूस, ऑस्ट्रिया, बस जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। तो इसका सही जवाब है मित्रों इटली जर्मनी एकीकरण के विरुद्ध कौन देश था, ऑस्ट्रिया था। तो 10वां का सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। 11वां नंबर क्वेश्चन का आप लोग सही जवाब देंगे। इटली एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है। इटली एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है, बिस्मार्क के, मेजनी के, काउंट काबूर के, गैरिबाल्डी के। बदलाइए
इटली के कारण आप फटाफट आंसर कमेंट कीजिए, है ना। आप आंसर कमेंट कर देते रहिएगा, उसके बाद आपको मैं आंसर बता ही देता हूँ, आपको पता चलेगा कि कौन मेरा सही हुआ या गलती हुआ, ठीक है ना। इटली के क्रम में निम्न से किसका संबंध नहीं है? बिस्मार्क के, मेजनी के, काउंट कबूल गरीबाडी के। तो इटली के में से किसका संबंध नहीं है? तो बिस्मार्क का नहीं है। तो गर्मा का ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। मेजनी और गरीबाडी का योगदान तो था ही। फ्रांस की क्रांति के प्रमुख कारण क्या था? तो प्रजातंत्र शासन, गिरफ्तारी पत्र, मनसबदारी। तो यहाँ पे निरंकुश शासन था, है ना। फ्रांस की क्रांति जब 1789 में हुआ था ना, जब उस समय राजा था, तो कौन सा क्या हुआ था? निरंकुश शासन की वजह से हुआ था, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन का आप लोग सही जवाब दीजिए। फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए। फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? सोच समझ कर जवाब दीजिए, है ना। जैसे तैसे आंसर कमेंट ना करें। फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसको कहा जाता है? तो रूसो कहा जाता है। 13 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। 14वां नंबर क्वेश्चन का आप लोग सही जवाब दें। फ्रांस ने मानव और नागरिक अधिकारों की घोषणा किस वर्ष में की? फ्रांस ने मानव और नागरिक अधिकारों की घोषणा किस वर्ष में की? अब सही आंसर कमेंट करिए 14 नंबर क्वेश्चन का। व्यवस्थापिका सभा, संविधान सभा, नेशनल कन्वेंशन, डायरेक्टरी। तो जो बताइए कौन सा सही जवाब है। 14वां नंबर क्वेश्चन का आप लोग सही जवाब दीजिए, ठीक है। तो इसका सही जवाब है मित्रों, फ्रांस ने मानव और नागरिक अधिकारों की घोषणा किस वर्ष में की? व्यवस्थापिका सभा, नेशनल कन्वेंशन, डायरेक्टरी। तो इसका सही जवाब है संविधान सभा। फ्रांस ने मानव और नागरिक अधिकारों की घोषणा किस वर्ष में की? तो संविधान सभा। 15 नंबर क्वेश्चन का आप लोग सही जवाब दीजिए। फ्रांस में सामंतवाद का अंत कब हुआ था? मतलब फ्रांस में सामंतवाद का अंत कब? जल्दी से उत्तर कमेंट कीजिए। फ्रांस में सामंतवाद का अंत कब? 4 अगस्त 1789 ईस्वी फ्रांस में सामंतवाद का अंत हो गया। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 16 नंबर क्वेश्चन मतलब 16 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी? तो इसका सही जवाब आप ढूंढिए जल्दी से, क्योंकि आपके ऑप्शन में दिया गया है। क्या कैसे आप देख सकते हैं, आप खुद ही देख सकते हैं। फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी? हैबसबर्ग, अर्लियंस वंश, बूर्बो वंश, चारशाही। तो फ्रांस में किस शासक के वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? बूर्बो वंश की। तो बताइए कि वियना कांग्रेस सम्मेलन कब हुआ था? 1815 ईस्वी में, ठीक है ना। इसकी मेजबानी किसने किया था? मेटरनिक ने किया था। मेटरनिक कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर था। मेटरनिक कब से कब माना जाता है? 1815 ईस्वी से 1848 ईस्वी माना जाता है। इतनी जानकारी आपके लिए बहुत ही जरूरी है, ठीक। अब अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन। यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? ईटान को कहा जाता है, जर्मनी को कहा जाता है, इटली को कहा जाता है, ब्रिटेन को कहा जाता है। 17वां का बिल्कुल सही जवाब है यूनान को कहा जाता है। यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? यूनान को कहा जाता है। अब हम चलते हैं 18वां नंबर क्वेश्चन। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो 18वां का मतलब सही जवाब कौन सा है? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? क्वेश्चन भी हमने पिछले बार करवाया भी था। इसका आप लोग सही जवाब देंगे, अब गलत नहीं देंगे, ठीक है। तो इसका सही जवाब है यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को कहा जाता है। तो 18 का ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। 19वां नंबर क्वेश्चन का आप लोग सही जवाब देंगे। यूरोपवासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है? आप आंसर कमेंट कीजिए। ऑप्शन है जर्मनी, यूनान, तुर्की, इंग्लैंड। यूरोपवासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है? तो यूनान के रहा है। 19 का भी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। यूरोपवासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है? तो यूनान का, ठीक है। 19 का भी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। 20वां नंबर क्वेश्चन का आप लोग सही जवाब दीजिए। यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किस भारतीय शासक जैकोबिन क्लब की स्थापना की? मतलब यूरोपीय राष्ट्रवाद को प्रभावित होकर किस भारतीय शासक ने जैकोबिन क्लब की स्थापना की? जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए।
हैदर अली, टीपू सुल्तान, सफदरगंज, शिवाजी। जल्दी से बताइए। यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर के किस भारतीय शासक जैकब इनकलाब की स्थापना की? बताइए जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए। यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर के जो टीपू सुल्तान था, जो कि हैदर अली के बेटा था टीपू सुल्तान, उसने जैकबियन क्लब की स्थापना की। ठीक है ना, जो कि मैसूर के राजा था। मैसूर की राजधानी कहाँ? श्रीरंगपट्टनम में था। श्रीरंगपट्टनम में उन्होंने स्वतंत्रता के प्रतीक नामक ब्रिज भी लगाई थी। ठीक है ना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। इस तरह से आप क्वेश्चन का जवाब देते जाइए। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन का आप लोग सही जवाब दीजिए। बिस्मार्क क्या था? ऑप्शन आपके सामने। कवि था, नाटककार था, संगीतज्ञ था, कूटनीतिज्ञ था। तो बिस्मार्क क्या था? बिल्कुल आप लोग सही जवाब दीजिए। आपके सामने ऑप्शन भी, आपको आंसर कमेंट करने का टाइम भी दिया जा रहा है। बिस्मार्क क्या थे? तो यह एक कूटनीतिज्ञ थे। मैंने आपको बतलाया था कि बिस्मार्क दुनिया का सबसे बड़ा कूटनीतिज्ञ के रूप में जाना जाता है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। 22 नंबर क्वेश्चन का आप लोग सही जवाब दीजिए। बिस्मार्क पर्सा का चांसलर कब नियुक्त किया गया? बिस्मार्क पर्सा का चांसलर कब नियुक्त किया गया? आप लोग इसका सही जवाब देंगे। ठीक है ना, बिस्मार्क को पर्सा का चांसलर कब नियुक्त किया गया? बिस्मार्क को पर्सा का चांसलर कब नियुक्त किया गया? तो इसका सही जवाब है मित्रों, बिस्मार्क को पर्सा का चांसलर नियुक्त किया गया था 1862 ईस्वी। 1862 ईस्वी में भी क्या हुआ? काउंट काबर की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो बिस्मार्क पर्सा का चांसलर कब नियुक्त हुआ? 1862। पर्सा कहाँ पड़ता है? जर्मनी में। ठीक है, 23वां नंबर क्वेश्चन का आप लोग सही जवाब दीजिए। बिस्मार्क किस विद्वान की विचारधारा से प्रभावित था? रूसो, हीगेल, स्टर्ड, जैकब। तो बिस्मार्क किस विद्वान की विचारधारा से प्रभावित था? जल्दी से जवाब। तो बिस्मार्क जो था ना, हीगल के विचारधारा से प्रभावित है। हीगल कांट सब दार्शनिक थे। तो बिस्मार्क किस विद्वान की विचारधारा से प्रभावित है? हीगल के। तो अगला क्वेश्चन का आप लोग सही जवाब। वियना सम्मेलन कब हुआ था? बताइएगा, कब हुआ था वियना कांग्रेस सम्मेलन? 1815 ईस्वी में हुआ था, 1820 ईस्वी में हुआ था, 1818 ईस्वी में हुआ था, 1847 ईस्वी। इसका आंसर सही कमेंट कीजिए। ठीक है, तो वियना सम्मेलन हुआ था 1815 ईस्वी में। बिल्कुल इसका सही जवाब है। वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था? जल्दी से मतलब आंसर कमेंट कीजिए। ऑप्शन आपके सामने है। मेटरनी, नेपोलियन बोनापार्ट, नेविलिस ऑफ लुई थर्मा, चार्ल्स एडवर्ड। तो इसका सही जवाब है, वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था? मेटरनी था, है ना। 1815 ईस्वी में हुआ था वियना कांग्रेस सम्मेलन। ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था? मेटरनी। जॉन कौन था नेतृत्व कर रहा था? मेटरनी कर रहा था। ठीक है, वियना कांग्रेस सम्मेलन का। 26 नंबर क्वेश्चन आप लोग सही जवाब दीजिए। विलियम प्रथम कहाँ का शासक था? जल्दी से जवाब दीजिए। जल्दी से जवाब दीजिए, विलियम प्रथम कहाँ के शासक था? इटली का था, प्रसा का था, ऑस्ट्रिया का था, यूनान का था? जल्दी से बताइए। तो विलियम प्रथम जो था वह प्रसा के शासक था। कहाँ का शासक था? प्रसा का था। ऑप्शन में अगर प्रसा नहीं रहेगा तो जर्मनी रहेगा। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन का आप लोग सही जवाब दीजिए। नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे? जल्दी से जवाब दीजिए। नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे? 5 कोड थे। तो 27 का भी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। 28वां नंबर क्वेश्चन का आप लोग सही जवाब दीजिए। नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए। नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? ट्रांसपेरेंट संघ, सिसेल्पाइन संघ, राइन संघ, इनमें से कोई नहीं। तो नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए। नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? जल्दी से जवाब दीजिए। ठीक है, तो जो नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना किया था मित्रों? रायन राज, है ना। रायन राज संघ का निर्माण किसने किया था? नेपोलियन ने किया था। ठीक है ना, तो 29 नंबर क्वेश्चन के आप लोग सही जवाब दीजिए। नेपोलियन संहिता किस पर लागू किया गया? बताइए। 1799 ईस्वी में जब वो सारी शक्तियां हासिल कर लिया, ठीक है ना, तो 1804 ईस्वी में उन्होंने नेपोलियन कोड को लागू कर दिया। ठीक है, 1804 ईस्वी में क्या कर दिया? नेपोलियन कोड को, नेपोलियन कोड का हो चाहे सिविल कोड का, है ना। 30 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा।
घोर प्रतिक्रियावादी, घोर समानतावादी, तानाशाही या प्रजातांत्रिक है? मतलब ये मेटरनिख क्या था? देखिए मित्रों, जो मेटरनिख था ना वह घोर प्रतिक्रियावादी। देखिए वैसे मेटरनिख जो था ना, जिसको मेटरनिख कहते हैं, स्टीयर के चांसलर, एक घोर प्रतिक्रियावादी भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। मेटरनिख कैसा था? घोर प्रतिक्रियावादी था, ठीक है। हाँ था, तानाशाह टाइप का कुछ था, ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना। घोर सामंतवादी नहीं, प्रजातांत्रिक नहीं, घोर प्रतिक्रियावादी था या तानाशाही था। 31 नंबर क्वेश्चन का आप लोग सही जवाब दीजिए। मेटरनिख का पतन किस वर्ष हुआ था? तो जो मेटरनिख का जो पतन हुआ था ना वो 1800 कब हुआ था? जल्दी से बताइए, जल्दी से कमेंट कीजिए मेटरनिख का पतन कब हुआ। अभी हमने जस्ट बताया था कि मेटरनिख कब हुआ था। तो मेटरनिख जो था 1815 से लेकर के 1848 ईस्वी में, तब पतन भाई 1848 में ना हुआ, लास्ट हुआ। मेटरनिख का पतन किस वर्ष हुआ था? 1848 ईस्वी में, ठीक है ना। 32 नंबर क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिएगा। मेटरनिख कौन था जी? रूस का जार था, ऑस्ट्रिया का चांसलर था, फ्रांस का सम्राट था, प्रूसिया का चांसलर था? तो मेटरनिख कौन था? बताइए, मेटरनिख कौन था? मेटरनिख जो था ना ऑस्ट्रिया का चांसलर था। 32 का बी ऑप्शन। 33 नंबर क्वेश्चन का आप लोग जवाब देंगे। मेजनी ने सन 1834 में किस संस्था का गठन किया? ठीक है ना, हमने क्वेश्चन करवाया भी था। मेजनी ने 1834 में किस संस्था का गठन किया था? तो यंग यूरोप को किया। और यंग इटली कब किया? 1831 ईस्वी में। 1831 ईस्वी में किस संस्था का गठन किया? यंग इटली किया। 1834 में क्या किया? यंग यूरोप का किया। किसने किया? मेजनी ने किया, ठीक है। मेजनी किसका सदस्य था? कार्बोनरी का सदस्य था। तो अगले क्वेश्चन क्या? मेजनी का संबंध किस संगठन से था? देखिए क्वेश्चन भी आ गया आपके सामने, क्वेश्चन आ गया कार्बोनरी से था। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? कार्बोनरी से था। अगले क्वेश्चन का आप लोग सही जवाब दीजिए। जलवेरिन एक संस्था थी। जलवेरिन संस्था किसकी थी? क्रांतिकारियों की या व्यापारियों की? विद्वानों की, बदरी संबंधों की? जलवेरिन एक संस्था थी, किसकी थी? व्यापारियों की थी। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाए। 36 नंबर क्वेश्चन, जलवेरिन की स्थापना किस राज्य ने की? तो जलवेरिन की स्थापना किस राज्य ने की? ऑस्ट्रिया, प्रूसिया, सर्डिनिया, नेपल्स ने की? तो जलवेरिन की स्थापना किस राज्य ने की? जल्दी से आप लोग सही जवाब दिए। तो जलवेरिन नामक की स्थापना किसने राज्य में की? तो जलवेरिन ने किया ऑस्ट्रिया ने, प्रूसिया ने, सर्डिनिया ने, नेपल्स ने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जलवेरिन नामक संस्था प्रूसिया ने बनाई, ठीक है। किसने बनाई? प्रूसिया ने बनाई। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? प्रूसिया। तो 36 का ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 36 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही। जलवेरिन की स्थापना किस राज्य ने की? प्रूसिया ने की। अगला क्वेश्चन पर हम लोग जवाब देते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिए। हंगरी की राजधानी कहाँ है? मतलब हंगरी की राजधानी हंगरी की भाषा, हंगरी की राजधानी कहाँ? हंगरी की राजधानी कहाँ? बुडापेस्ट। 37 का ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। अब दीजिए 38 का क्वेश्चन का आंसर, ठीक है ना। 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग जवाब दीजिए, ठीक है ना। हंगरी की भाषा क्या थी? हंगरी की भाषा क्या? फ्रेंच थी, पोलिश थी, म्यांमारी थी, इतालवी थी, ठीक है ना। बदलाइएगा जल्दी से। तो ऐसे हंगरी की भाषा तो हंगरियाई है। हंगरी की भाषा क्या है? हंगरियाई। हालांकि वहां उसके अलावा भाषा कुछ बोली जाती थी, जैसे कि फ्रेंच भी है ना, जर्मनी भी कुछ बोली जाती थी भाषा, ऐसी बात नहीं है, फ्रेंच टाइप की बोली जाती थी। अब देखिए ना क्या बोले, तो अगर ऐसे हंगरी का भाषा जो है ना हंगरियाई है, लेकिन अगर ऑप्शन नहीं तो फिर फ्रेंच पर जा सकते हैं, ठीक है ना। वैसे गाइड में तो म्यांमार दिया है, ठीक है। अगले क्वेश्चन के लिए हम लोग चलते हैं। म्यांमार एक देश का नाम है ना, जिसका बर्मा नाम था। अगला क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन, हंगरी में आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? हंगरी में आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? नेपोलियन, कोसुत, मेटरनिख, गहलवाल। हंगरी में आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो जो हंगरी में आंदोलन का नेतृत्व किया था मित्रों, हंगरी में आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? कोसुत ने किया था, है ना। हंगरी में राष्ट्रवादी नेता कोसुत ने किया था आंदोलन का नेतृत्व। 40 नंबर क्वेश्चन, बतलाइए हनोई समझौता कब हुआ था? बतलाइएगा हनोई समझौता।
हालांकि ये वियतनाम वाला में पढ़ना है यार, इसमें आ गया। तीसरा चैप्टर है लाओस वियतनाम के मीडियम पढ़ना, तो हनई समझौता 1946 ईस्वी में किया है, ठीक है ना। 41 नंबर क्वेश्चन, सेडोवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? बताइए, सेडोवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई? सेडोवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई, जल्दी से बताइए। पर्सा की, सर्डिया की, नेपल्स की, ऑस्ट्रिया की? इसका सही जवाब है ऑस्ट्रिया की। सेडोवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई? ऑस्ट्रिया की। अगला क्वेश्चन, सेडोवा का युद्ध किनके मध्य हुआ था? जल्दी से बताइए। रोम इटली के साथ, ऑस्ट्रिया पर्सा के साथ, भारत पाकिस्तान के साथ, चीन म्यांमार के साथ। सेडोवा का युद्ध किनके मध्य हुआ था? जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए। सेडोवा का युद्ध हुआ था 1866 ईस्वी। 1866 में किसके बीच हुआ? पर्सा और ऑस्ट्रिया के बीच। तो पर्सा ऑस्ट्रिया ऑप्शन में कहाँ है? बी ऑप्शन में। तो 42 का क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। 43 नंबर क्वेश्चन का आप लोग सही जवाब देंगे। 43 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जाएगा? 43 नंबर क्वेश्चन का आप लोग सही जवाब देंगे, ठीक है। जल्दी से बतलाइए 43 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। तो सेडोवा का युद्ध किसके बीच हुआ था? ऑस्ट्रिया या पर्सा के बीच? पर्सा या डेनमार्क के बीच? फ्रांस या पर्सा के बीच? इटली या रोम के बीच? जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए 43 नंबर क्वेश्चन का। तो सेडोवा का जो युद्ध हुआ था ना, वो हुआ था पर्सा और जर्मनी के बीच। गलत बात है। पर्सा और ऑस्ट्रिया के, गलत बात है। पर्सा और फ्रांस के बीच, सही बात है। तो 43 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। सेडोवा का युद्ध हुआ था पर्सा और फ्रांस के बीच। किसके किसके बीच हुआ था? पर्सा और फ्रांस के बीच हुआ था सेडोवा का युद्ध। 43 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। 44 नंबर क्वेश्चन का लोग सही जवाब। जर्मनीकरण कब पूरा हुआ? ऑप्शन आपको सामने 1890 से। जर्मनीकरण पूरा कब हुआ? 1848 ईस्वी। जर्मनीकरण कब हुआ? 1871 ईस्वी। जर्मनीकरण कब पूरा? 1870 ईस्वी। तो इसका सही जवाब देंगे आप जल्दी से। जर्मनी और इटली की करण देखो ना एक ही साथ हुआ था जी, उसको बतलाओ ना कब हुआ था जर्मनी का एकीकरण? याद है तो बता दो आंसर में, कहो ना, कमेंट करे में क्या जाता है। आपको ना क्या करना होगा ना कि 40 नंबर दे के उसी लिख दीजिए, पता चल जाएगा कि क्या है। तो जर्मनीकरण कब पूरा हुआ ना? 1871 ईस्वी में हुआ था पूरा। अगला नंबर क्वेश्चन के लिए हम लोग बढ़ते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिए। जर्मन राज्य का निर्माण किसने किया था? मतलब जर्मन राज्य का निर्माण किसने किया था? जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए। जर्मन राज्य का निर्माण किसने किया था बाबू? बेटा नेपोलियन थर्ड, बिस्मार्क या नेपोलियन बोनापार्ट? नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मन राज्य का निर्माण किया। जर्मन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। अगला क्वेश्चन का हम लोग जवाब दीजिए। यूनान के स्वतंत्र संग्राम में किसकी पराजय हुई? तो यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई है? ऑप्शन आपके सामने, रूस की, फ्रांस की, यूनान की या तुर्की की? बताइए। आज के कितना तारीख है? 10 तारीख ना, दूसरा महीना 2024, रात के 9 बज रहे हैं। आगे देखिए, 9 o'clock। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी? जल्दी से जोड़ दीजिए। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में ना तुर्की की पराजय हो गई थी। अगला क्वेश्चन का जवाब देंगे। 47 नंबर क्वेश्चन, क्रीमिया युद्ध कब हुआ था? आंसर कमेंट कीजिए। आपके सामने क्या है? ऑप्शन है 1840 ईस्वी में, 1845 ईस्वी में, 1853 ईस्वी में, 1856। तो बताइए क्रीमिया युद्ध मतलब कब हुआ था? तो जो क्रीमिया युद्ध हुआ था 1853 से 54 ईस्वी में हुआ था। तो 47 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। 48 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर कमेंट कीजिए। कार्बोनेट का स्थापना कब हुई थी? जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए। 1800 ईस्वी में, 1805 ईस्वी में, 1808 ईस्वी में, 1810 ईस्वी में। तो कार्बोनेट का स्थापना कब हुआ था? तो इसका सही जवाब बताइए।
कार्बोनिक स्थापना ऐसे 1810 ईस्वी में हुआ था, ठीक है ना, इस बात को ध्यान दीजिए, ठीक है। काउंट काबूर को विक्टोरिया मेमोरियल ने किस पद पर नियुक्त किया था, जल्दी से बताइए। काउंट काबूर को विक्टोरिया मेमोरियल ने किस पद पर नियुक्त किया था? काउंट काबूर को विक्टोरिया मेमोरियल ने किस पद पर नियुक्त किया था, जल्दी से बताइए। सेनापति, फ्रांस में राजदूत, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री। तो काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था, ठीक है। 49 का सी ऑप्शन। 50 नंबर क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिए। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है, जल्दी से बताइए। फ्रांस की क्रांति, है ना, घटना पूछ रहा है ना, तो फ्रांस की क्रांति। अगर किस काल से माना जाता है, तब पुनर्जागरण, ठीक है। तो 50 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखिए आज क्वेश्चन तो बहुत सारा कर लिए यार। रक्तम लॉ के नीति का अवलंबन किसने किया था? मेज ने किया था, हिटलर किया था, बिस्मार्क किया था, विलियम वन किया था। रक्तम लॉ के नीति का अवलंबन किसने किया था? बिस्मार्क, मेजनी, हिटलर या विलियम वन। लाल कुर्ते का गठन किसने किया था? रक्तम लॉ की नीति का अवलंबन किसने किया था? जल्दी से जवाब दीजिए। इसका सही जवाब है बिस्मार्क। रक्तम लॉ की नीति का अवलंबन किसने किया? बिस्मार्क ने किया। दुनिया का सबसे बड़ा कूटनीतिज्ञ कौन है? बिस्मार्क। जर्मनी का अकेले ही पूरा कर दिया है। लाल कुर्ते का गठन किसने किया था? जल्दी से बताइए। देखो लाल कुर्ते का गठन वही किया, बता दे, बताइए ना, ठीक है बता देते हैं। जो पेशे से नाविक था उसने लाल कुर्ते का गठन किया। अच्छा एक और आइडिया बताते हैं, जिसकी जीवनी लाला लाजपत राय ने लिखी। मतलब जिसको गैरिबाल्डी, हाँ, जिसको इटली का तलवार कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गैरिबाल्डी। 52 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। 53 नंबर क्वेश्चन का आप लोग जवाब देंगे। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? मतलब फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? 1863 ईस्वी, 1864 ईस्वी, 1871 ईस्वी में, 1872 ईस्वी। तो फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी, जल्दी से बताएंगे। देखिए फ्रैंकफर्ट की जो संधि हुई ना 1831 ईस्वी थी। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? 1800। तो 54 नंबर क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिएगा। वर्साई की संधि कब हुई थी, बताइए। वर्साई की संधि 1918 ईस्वी में, 1919 ईस्वी में, 1920 ईस्वी में, 1928 ईस्वी में, 1923 ईस्वी। तो वर्साई की संधि जो हुआ था ना 54 का मतलब जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए। वर्साई की संधि 1919 ईस्वी में हुआ था, है ना, ये सब 9th क्लास में ज्यादातर पढ़नी थी, ठीक है। वर्साई की संधि ना क्वेश्चन फालतू दे दिया है और सब। मारियान किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक था, मतलब मारियान किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक था, इसे पढ़ना नहीं है ना, फ्रांस के, ठीक है। 55 का ऑप्शन बिल्कुल सही जो। 56 नंबर इंग्लैंड का कौन कवि जो यूनानियों की स्वतंत्रता के लिए यूनान में ही शहीद हो गया था? ले इंग्लैंड का कौन कवि था जो यूनानियों की स्वतंत्रता के लिए यूनान में ही शहीद हो गया? ये तो यार लॉर्ड बायरन था, बी ऑप्शन। 56 के बी। 57 नंबर गैरिबाल्डी पेशे से क्या था, जल्दी से आंसर कमेंट कीजिएगा। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? सिपाही था, किसान था, जमींदार था, नाविक था। तो गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? नाविक था। तो 57 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही। 58 नंबर क्वेश्चन, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ संपन्न हुआ? तो चार्टिस्ट आंदोलन बताइए कहाँ संपन्न हुआ? चार्टिस्ट आंदोलन तो हालांकि हुआ था कब? 1838 ईस्वी में। तो 1838 ईस्वी में हुआ कब था, कहाँ हुआ था? तो इंग्लैंड में हुआ था। तो 58 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ? इंग्लैंड में हुआ। वार एंड पीस किसकी रचना है, जल्दी से बताइए। वार एंड पीस किसकी रचना है? कार्ल मार्क्स, लियो टॉल्स्टॉय, दोस्तोयेव्स्की या एंजेल्स? मतलब वार एंड पीस किसकी रचना है? लियो टॉल्स्टॉय की रचना है, बिल्कुल सही जवाब। है ना, दूसरा चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। वार एंड पीस जिसको युद्ध और शांति कहते हैं, लियो टॉल्स्टॉय की। और एक आना कारेनिना भी लियो टॉल्स्टॉय की। अगला क्वेश्चन है 60 नंबर क्वेश्चन, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? मतलब किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? क्रीमिया का युद्ध, सेडोवा का युद्ध, परसा डेनमार्क का युद्ध, केसेडोन का युद्ध? तो किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ, जल्दी से आप लोग बतलाएंगे। तो सेडोन के युद्ध के बाद, मतलब डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। सेडोन का युद्ध कब हुआ था? 1870 में। सेडोवा का युद्ध कब हुआ था? 1866 ईस्वी में।
ठीक है ना। क्रीमिया युद्ध कब हुआ? 1853 से 54 ईस्वी में। 60 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। 61 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। किस युद्ध के बाद इटली एकीकरण पूरा हुआ? मतलब इटली एकीकरण पूरा कब हुआ था भाई? सिडोवा का युद्ध, सिडोन का युद्ध, पर्सा डेनमार्क का युद्ध या क्रीमिया का युद्ध? बताइए। तो इटली का एकीकरण पूरा कब हुआ मित्रों? जल्दी से बताइए आप लोग। ठीक है, सिडोन तो हो गया कहाँ में? ये हो गया आपको जर्मनी में। पर्सा डेनमार्क भी जर्मनी। तो बचा कौन? क्रीमिया की। तो इसके पश्चात हुआ और क्या? 61 के भी बोल रहा है यार, सिडोन के। इसका मतलब यह हुआ ना यार, मतलब ये इटली का नहीं पूछ रहा था, जर्मनी का पूछ रहा था, है ना। लेकिन इटली के कारण पूछ रहे। क्रीमिया के 1853 से 54 में हुआ। अब काउंट का वो जाकर के 1862 ईस्वी में 2 तिहाई जाकर के एकीकरण पूरा किया। एकीकरण तो पूरा हुआ भी नहीं था क्रीमिया युद्ध, है ना। तो यहाँ पे ना जर्मनी होना चाहिए था, ठीक है ना, तब सिडोन का युद्ध हो जाता। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन 62 नंबर, किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? फ्रैंकफर्ट की संधि, गैस्टन की संधि, डेनमार्क की संधि या प्लाग की संधि? किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो फ्रैंकफर्ट की संधि। 62 का ऑप्शन बिल्कुल सही है। 63 नंबर क्वेश्चन, किसने कहा था फ्रांस जब छिकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? बतलाओ। किसने कहा था फ्रांस जब छिकता है तो बाकी यूरोप की सर्दी जुकाम हो जाता है? मेटरनिख ने कहा था। किसने कहा था? मेटरनिख ने कहा था। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, किसने अपने कूटनीति के बल पर इटली की समस्या को संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दी? बतलाओ। किसने अपनी कूटनीति के बल पर इटली की समस्या को संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दी? आपके सामने ऑप्शन है काउंट कपूर, गैरीबाल्डी, मेजनी या विक्टोरिया। तो इसका सही जवाब है काउंट कपूर। अपनी कूटनीति के बल पर इटली की समस्या बना दी यार, इटली की समस्या को यूरोप की समस्या बना दी। 1870 फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? बताओ कितने बार करवाया यार? सिडोन के हुआ था, सिडोन में हुआ था। 65 के ऑप्शन। 1829 ईस्वी में एड्रियानोपल की संधि किस देश के साथ हुई? बदलाव तुर्की और रूस के साथ हुआ था। 1829 ईस्वी में एड्रियानोपल की संधि किसके बीच हुआ? तुर्की और रूस के साथ हुआ था। अगला क्वेश्चन, 1837 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? तो 1830 ईस्वी के बाद तो आप जानते हैं मित्रों कि वहां संवैधानिक राजतंत्र हो गया था। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, संवैधानिक राजतंत्र, है ना। वंश के आ गया था लुई फिलिप का शासन के। आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ था? बताइए। आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? संवादी शासन प्रणाली, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली, फांसीवादी नाजीवादी शासन प्रणाली, पूंजीवादी शासन। आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? इसका सही जवाब है फांसीवादी नाजीवादी शासन प्रणाली। तो 69 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। अगले क्वेश्चन करके चलते हैं। तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज का खत्म होता है, ठीक है ना। और हम चलते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। आज की क्लास में सब्जेक्टिव क्वेश्चन है 2 क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं, हम करते हैं मेटरनिख युग क्या है, ठीक है ना। क्वेश्चन है मेटरनिख युग क्या है? बतलाइए क्या है मेटरनिख युग है? तो जो मेटरनिख का युग है वो 1815 से 1848 तक भाई क्यों रहा? क्योंकि इसी का प्रभाव रहा होगा। देखो, मेटरनिख ऑस्ट्रिया के चांसलर था, ये तो बात सही है। मेटरनिख ऑस्ट्रिया का चांसलर था, बहुत अच्छा बात है। उसका प्रभाव यूरोप के अनेक देशों पर था, ठीक है, यूरोप के अनेक देशों पर था प्रभाव, मेटरनिख का प्रभाव था। 1815 से 1848 तक यूरोप पर मेटरनिख का ही प्रभाव चलता था, ठीक है भाई, इसी का चलता था। तो इसको क्या मेटरनिख युग कह देंगे? बिल्कुल कह देंगे सर, क्योंकि इसी का प्रभाव तो चलता ही था। कब से कब तक चलता था? 1815 से 1848 ईस्वी तक चलता था। किसका चलता था? मेटरनिख का चलता था। तो मेटरनिख का अगर शासन चलता था तो इस पीरियड को, इस अवधि को क्या मेटरनिख युग नहीं कहा जा सकता? एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल कहा जा सकता है, इसमें भी कोई हर्ज नहीं है, ठीक है ना। इसलिए मेटरनिख युग कहा जाता है। अब बात समझ में आई। मेटरनिख ऑस्ट्रिया का चांसलर था, उसका प्रभाव यूरोप के अनेक देशों पर था। 1815 से 1848 तक यूरोप पर मेटरनिख का ही प्रभाव चलता था, इसी को मेटरनिख युग कहा जाता है। इसको आपने याद कर लीजिएगा, आपको क्वेश्चन में आता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन क्यों? आज जब बताएं कि आपको 2 क्वेश्चन है ना आज की क्लास में। तो देखिए क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 5, जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी? बताइए। जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी? बताइएगा। जर्मनी के एकीकरण निम्नलिखित प्रमुख बाधाएं थी।
जुर्माने के कारण की बाधा के बारे में जानना है तो अब देखिए, जुर्माने के कारण की बाधाएं क्या थी तो आपके सामने दिया गया है ना। देखिए, जुर्माने के जो एकीकरण में निम्नलिखित प्रमुख बाधाएं थी। पहला बात तो यह है कि जर्मनी का लगभग 300 छोटे बड़े राज्यों में बटा होना। दूसरा बात है कि एसटीआर के हस्तक्षेप हो गया था। तीसरा बात है कि राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक मतभेदनाएं उत्पन्न हो गई थी। और चौथा बात है कि वहां राष्ट्रवाद की भावना का अभाव था, है ना। और पांचवा बात है कि मिटाने की प्रतिक्रियावादी नीति थी वहां, ठीक है ना। यही सब तो दिक्कत हो गई था। तो मिटाने की प्रतिक्रियावादी नीति, राष्ट्रवाद की भावना का अभाव और राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक मतभिन्नता, एसटीआर का हस्तक्षेप और जर्मनी का लगभग 300 छोटे बड़े राज्यों में बटा हो, ठीक है ना। यह क्या था, जर्मनी के निम्नलिखित प्रमुख बाधाएं। अगर इतना सारा चारों पांचों पॉइंट अगर याद हो जाता है तो इस टाइप से लिखिए। अगर मान लिया जाए कि ए और ए ही केवल याद है या फिर इतने याद है 2-3 को, तो आप डायरेक्ट आंसर में कॉमा करके और तथा करके कर दे बना दीजिएगा, ठीक है ना। तो आज की क्लास जो है से यहीं खत्म होती है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के पास। ज्यादा से ज्यादा क्लास में जुड़िए मित्रों, आपकी प्यार और सपोर्ट की वजह से, है ना, हमारी जुनून मिलती है और ज्यादा आगे जो है क्लास बनाने के लिए हम तत्पर रहते हैं, ठीक है ना। तो हमारे अंदर जो एनर्जी भरने काम करेंगे आप लोग कर सकते हैं। और ये हम कैसे हो सकता है, शेयर करके हो सकता है, सब्सक्राइब करके हो सकता है, लाइक करके हो सकता है, ठीक है ना। ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़ने की कोशिश कीजिए, प्रतिदिन लाइव क्लास में बढ़ाने की कोशिश कीजिए विद्यार्थियों को, ठीक है ना। तो आप लोग कर सकते हैं, अगर आप लोग चाहें तो आप कुछ भी संभव है, ठीक है ना। कोई भी दुनिया में ऐसा चीज नहीं है जो असंभव, ठीक है, आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आज के हम वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।